आज डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच उपस्थित इकोनॉमिक टाइम्स से मनोज नायर जी, देश की राजधानी के इस सभागार में उपस्थित सभी प्रख्यात चिकित्सक गण, बिहार से भी आए हुए हमारे चिकित्सक गण और देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हमारे चिकित्सक भाइयों बहनों, इस सभागार में उपस्थित सभी मीडिया के हमारे साथीगण और खास करके इकोनॉमिक टाइम्स के सभी संवाददाता, अन्य सम्मानित साथीगण, मित्रों, अचानक आते ही माइक हाथ पे आ जाए तो बड़ा दिक्कत होता है बोलने में। मैं तो आया, सोचा थोड़ा बैठूंगा, बात करूंगा, मुद्दों की जानकारी लूंगा, फिर आप सब लोगों के साथ चर्चा करूंगा और आते ही विदिन अ मिनट मुझे कहा कि आप डायस पे आके अब बोलिए। लेकिन हम सब लोग पॉलिटिकल सोशल आदमी हैं तो ऐसा इंटरेक्शन रोज करते हैं। लेकिन आज डॉक्टर्स डे पे आप सब लोगों के बीच मैं आया हूं डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर। सबसे पहले आप सब लोग को मैं डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। किसी भी प्रोफेशन में रहने वाले व्यक्ति के लिए उसका जो दिन होता है वह दिन बहुत महत्व का दिन होता है और आप सब जाने माने चिकित्सक हैं और आप चिकित्सकों ने जो अपना संपूर्ण जीवन इस प्रोफेशन के साथ लगाया है, छात्र जीवन से लेके, और ये तो एक ऐसी सेवा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि व्यक्ति की सांस जब तक चलती है तब तक वह समाज का सेवा करता रहता है, चूंकि वह डॉक्टर होता है और वह हमेशा अंतिम सांस तक लोगों को एडवाइस देके दूसरी की जिंदगी बचाता है। तो आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, समाज की जीवन, लोगों की जीवन को बचाने का काम करते हैं, आपका संपूर्ण जीवन इस प्रोफेशन के साथ जाता है। और आज का दिन उस दिवस के पूर्व संध्या का दिन, तो आप सब लोग को शुभकामनाएं, बधाई। और हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग डॉक्टर्स डे जो मनाते हैं 1 जुलाई को, वो डॉक्टर बीसी राय जी का जन्मदिन है। डॉक्टर बीसी राय अवार्ड किसी डॉक्टर को मिलता है तो उसके जीवन जैसे सफल हो जाए वैसा अवार्ड माना जाता है देश में। ये एक बहुत ही सम्मानित अवार्ड है, डॉक्टर बीसी राय अवार्ड। और आज के मतलब कल के दिन हम लोग डॉक्टर बीसी राय को भी याद करते हैं, उनके जन्मदिन पर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिसने लड़ाई भी लड़ी, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रख्यात चिकित्सक भी रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो कुशल प्रशासक भी रहा और एक ऐसा व्यक्ति जो कुशल राजनीतिज्ञ भी रहा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य का मुख्यमंत्री भी हुआ। ये कोई सामान्य बात नहीं। मैं आज के दिन बहुत दिल के साथ ये बात कहना चाहता हूं आप सभी चिकित्सकों से। डॉक्टर बीसी राय को हमें नजदीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो एक बहुत बड़ी हस्ती थे, ये बात ठीक है। उनके नाम पर एक अवार्ड मिलता है, हम सम्मानित होते हैं, वो ठीक है। लेकिन उनके संपूर्ण जीवन को हम यदि बेहतर तरीके से पढ़ें, जाने, समझे तो शायद हम देश के लिए और बेहतर तरीके से डेडिकेटेड होकर काम कर सकते हैं। और वो डेडिकेशन मैं ये चाहता हूं एज ए पॉलिटिशियन कि आज देश के डॉक्टरों को भी राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ के काम करना चाहिए, आगे बढ़ के अपने विचार देने चाहिए, पॉलिटिक्स से दूर नहीं जाना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको पॉलिटिक्स में आपका जितना इन्वॉल्वमेंट होगा, आप देश और समाज के लिए उतना ही बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आप जो हैं वो समाज के क्रीम है। आपका जो माइंड है वो सरस्वती ने बहुत बहुत जिसे कहते हैं फुर्सत के क्षणों में गढ़ा है, तब आप डॉक्टर बने। तो आपके दिमाग की सदुपयोगिता समाज और राष्ट्र के विकास में, इस लोकतांत्रिक पद्धति में राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से भी होना चाहिए। और राजनीति में आपके विचार आने ये अच्छी बात है। और यदि हम
स्वतंत्रता के आंदोलन को याद करें तो उस समय बैरिस्टर, डॉक्टर, ये सब स्वतंत्रता आंदोलन के अगुवा होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स पॉलिटिक्स में नहीं हैं, लेकिन थोड़े कम हो गए। मैं चाहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं चाहूंगा कि आज इकोनॉमिक टाइम्स के इस फोरम के माध्यम से देश के डॉक्टरों से भी अपील करना चाहूंगा कि देश के विकास में आज जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश दुनिया की एक ताकत बन के उभर रहा है, उस ताकत में आपकी भी ताकत साथ जुड़नी चाहिए। ये अपेक्षा मैं आज के दिन जरूर आप सब लोगों से रखना चाहता हूं। दूसरा, डॉक्टर्स के बीच हूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, पिछले 5 वर्षों से स्वास्थ्य मंत्री हूं बिहार का, और अभी के समय में कोरोना की चर्चा ना हो तो यह भी ठीक नहीं होगा। पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना पूरी दुनिया ने किया, हमारे देश ने किया, हम और मैं जिस राज्य से आता हूं उस राज्य ने किया, वह बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। एक शुरुआती दौर में बहुत विस्मय की स्थिति थी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा। लेकिन आज जब उस कोरोना के फेज से लगभग 2.25 साल हम लोग 27-28 महीने आगे निकल गए, आज मैं ये कह सकता हूं और कहता हूं हर जगह कि आज इस देश को एक बहुत ही विजनरी लीडरशिप ने कोरोना से बचाने का काम किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो उस विजनरी लीडर को इंडिया के डॉक्टरों ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया वह भी अविस्मरणीय है, और बिना चिकित्सकों के सहयोग के कोरोना से इतनी बड़ी लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। और मैं तो बार बार सैल्यूट करता हूं उन लोगों को। मेरे राज्य के अंदर ऐसे कई चिकित्सक आज काल कलवित हो गए, स्वर्गवासी हो गए, जिन्होंने यह जानते हुए उस वक्त कि हमारी जान जोखिम में है, अपनी जान की परवाह न करते हुए मानव जीवन को बचाने के लिए अस्पतालों में जाके लोगों की सेवा की। और हमारे तो कई प्रख्यात चिकित्सक हमारे राज्य के उस समय स्वर्गवासी हो गए, और उन डॉक्टरों ने एक लोगों के अंदर यह साहस पैदा किया उस वक्त कि हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, और जीतने के लिए लड़ रहे हैं अपनी जान का परवाह ना करते हुए। और हमारे राज्य में बहुत बड़ी संख्या में एक डॉक्टर बनाने में एक परिवार को जिसका मदर फादर जो होता है अपने एक बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए कितना परिश्रम करता है, फिर वो बेटा अपने को डॉक्टर के रूप में स्थापित करने के लिए अपने जीवन को कितना परिश्रम करता है, वैसा लाइफ कोई हमारे बीच से चला जाता है तो ये देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। उस नुकसान को देश ने सहा और लोगों ने स्वयं से आगे बढ़ के उस चुनौती को स्वीकार किया चिकित्सकों ने, और इस संपूर्ण 28 महीने की लड़ाई में आज भारत को जीत की दिशा में आगे बढ़ा दिया। और जितना बड़ा पॉपुलेशन हमारे देश का है, और मैं जिस स्टेट से आता हूं वैसे स्टेट का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, हमारे स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर देश का सबसे ज्यादा है। फिर भी ऐसी परिस्थितियों से भी जूझते हुए चिकित्सकों ने जो लोगों को बचाया, उसके लिए आज डॉक्टर्स डे पे उन सब लोगों को मैं, जिनके जान चले गए, जो स्वर्गवासी हो गए, उन सब लोगों को मैं आज नमन भी करना चाहता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं, उनको सैल्यूट भी करना चाहता हूं। उनके साथ जो पैरामेडिक्स स्टाफ, नर्सेज, जिन लोगों की भी कैजुअलिटी हुई, उन सभी लोगों को मैं अपना श्रद्धा सुमन देता हूं। लेकिन डॉक्टरों ने पिछले 28 महीने में बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी पूरे देश में और मेरे राज्य में भी। और पिछले 28 महीनों में मैं एक स्वास्थ्य मंत्री के नाते यह कह सकता हूं कि शायद यह कोरोना ना आता तो जो आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए पूरे देश में जो एक अभियान सा चला हुआ, मैं कहूंगा महाअभियान चला हुआ, शायद वो महाअभियान की आवश्यकता हम न महसूस किए होते। और जिस तरीके से प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है,
उसी तरीके से उसी स्पीड में ग्रो करता, आगे बढ़ता, सुविधाएं बढ़ती। लेकिन इस कोरोना ने हम सब लोगों को, हम इतनी बड़ी देश की जो आबादी है, 130 करोड़ से अधिक की आबादी को इस बात के लिए एहसास कराया कि हमें स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार देश की राजधानी दिल्ली से लेकर गांव के अस्पतालों तक का करना होगा। और पिछले 2 वर्षों में बहुत सारी योजनाएं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बनी, जिसका लाभ दिखना शुरू हो गया और मैं समझता हूं अगले साल 2 साल में बहुत दिखेगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किस प्रकार से हमारे गांवों के अंदर हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, वहाँ नंबर ऑफ बेड्स बढ़ें, वहाँ फैसिलिटी बढ़े, वहाँ पे हमारे मैन पावर्स बढ़ें। आज पूरे देश ने जो ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता महसूस की, मेरे बिहार के सभी आज अनुमंडल अस्पताल तक के अस्पतालों में, कई सीएससी में आज ओजीपी लग गया। करीब 130 जगहों पे तो बिहार में ओजीपी लग चुका, तो देश में तो हजारों जगहों पे ओजीपी लग गए। जो पीकू ऐसे भी आईसीयू बेड्स की जो जरूरत महसूस हुई, वेंटिलेटर बेड्स, वेंटिलेटर्स हर स्टेट में कितने थे, कितने वेंटिलेटर्स होने चाहिए, इन सारे चीजों में सभी राज्यों में जब ध्यान जाने लगा, चूंकि उस वक्त इन सारे चीजों की बहुत आवश्यकता हम सब लोगों को महसूस होने लगी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी देखा हमको भी और वेंटिलेटर चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने भी देखा हमको भी और वेंटिलेटर चाहिए, और हमको कुल मिला के इस सिस्टम को बहुत मजबूत करना होगा। और आज मैं कह सकता हूं, मैं बिहार के अनुभव के आधार पर और जितनी जानकारियां मैं देश के बारे में प्राप्त करता हूं, मैं उन अनुभवों के आधार पर इस बात को कह सकता हूं कि आज देश का आईसीयू सिस्टम पिछले 2 सालों में बहुत बेहतर हुआ है, सुविधाएं बहुत बढ़ी है आईसीयू के अंदर। और हेल्थ सेक्टर में तो लगातार नवाचार होते रहता है, नई नई चीजें आते रहती हैं, और उन नए चीजों को हम कैसे जल्दी से जल्दी अपने हॉस्पिटल के अंदर लाएं, ये एक प्रतियोगिता सा पूरे देश के अंदर चला है, जहां प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स ने भी इन सारे सिस्टम्स को और बेहतर किए हैं, वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे काम हो। आज इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस देश के सामने लाया, उस ECRP 2 के कारण आज गांव के अस्पतालों की स्थितियां बदल रही। अब उस पैकेज के तहत फील्ड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, उस पैकेज के तहत हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर आईसीयूज बन रहे हैं, पीकू बन रहा है, आज उसके अंदर एम्बुलेंस सर्विसेज को बेहतर किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में गांव के अंदर, हम लोग तो यहाँ शहर में रहते हैं, लेकिन जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्र होता है वहाँ एम्बुलेंस की महत्ता बहुत ज़्यादा हो जाती है। कितना जल्दी तुरंत पेशेंट को हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, ये उसके जीवन को बचाने में बड़ा महत्व रखता है। एम्बुलेंस के सिस्टम को बेहतर करना, हमारे पास जो स्टाफ्स बढ़ेंगे, मैन पावर बढ़ेंगे, उनको जो हमको सैलरी देनी पड़ेगी उसका व्यवस्था करना, नया हॉस्पिटल बिल्डिंग्स बनाना। उसके अलावे जो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आया, वो ये कि हर जिले में अब एक मेडिकल कॉलेज खोलना है। और मैं अपने राज्य के बारे में बताता हूँ, केवल मेरे राज्य में पिछले 4 वर्षों में 11 नए प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और 13 बन रहे हैं। मैं केवल बिहार की बात कर रहा हूँ। और ये पूरे देश में आज जिस तरीके से पीजी और यूजी की सीटें बढ़ी हैं, लगभग 2.25 गुने सीट हो गए, ये आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। तो ये सारे चीजों पे जो फोकस है, चूंकि डॉक्टर बनेंगे नहीं तो डॉक्टर आएंगे कहाँ से। और डॉक्टर के साथ साथ अभी गुजरात में हमारे स्वास्थ्य मंत्रियों का, देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक था। डॉक्टर कोई बढ़िया तरीके से परफॉर्म तब कर पाता है, या डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं वो हॉस्पिटल में पेशेंट सेटिस्फाइड तब हो पाता है जब वहाँ की नर्सिंग बेहतर होती है। यदि नर्सिंग बेहतर होती है तो जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर साहब की भी बड़ाई करता है, हॉस्पिटल के हॉस्पिटलिटी की भी बड़ाई करता है और फैसिलिटी की भी सारा बड़ाई करता है, और वास्तव में उस मरीज की देखभाल भी ठीक से हो पाती है। तो पूरे नर्सिंग की पढ़ाई के लिए भी, फार्मेसी की पढ़ाई के लिए भी जिस तरीके से फोकस्ड होके अभी मनसुख भाई मंडाविया जी के नेतृत्व में
भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय इन सारे चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। उसके कारण ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं जो हमसे ज़्यादा आप जानते होंगे और उसकी महत्ता को समझते होंगे। तो ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं। उसके बाद अभी 15वें वित्त आयोग के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अस्पतालों को बेहतर करने के लिए अलग से बजटरी प्रोविजन किया है और अगले 5 वर्ष में केवल बिहार जैसे राज्य को 7,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है। और स्वाभाविक रूप से जब ये राशि, इतनी बड़ी राशि, मैं ये ECRP के बाद बोल रहा हूँ, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 में केवल इस साल बिहार को 1400 करोड़ मिला है, ये और आगे मिलेगा। और ये 15th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा होगा इसमें हमको 5 साल में 7,000 करोड़ बिहार को मिलना है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में शायद 63 या 64,000 करोड़ रुपया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाने वाला है। तो इन सारे चीज़ों से बहुत गुणात्मक परिवर्तन स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। एक और नया चीज इधर डेवलप हुआ है, वो है टेलीमेडिसिन। ये जो टेलीकम्युनिकेशन है, मैंने तो इसका बिहार में बहुत लाभ लिया है। और मैं आपको बताऊं कि पिछले साल मार्च के महीने से बिहार में हम सब लोगों ने ये टेलीमेडिसिन सिस्टम को ग्राउंड लेवल पे शुरू किया है और लगभग अभी 1450 सेंटर बिहार में ऐसे हैं जो हब एंड स्पोक्स के माध्यम से ये टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी को दे रहे हैं। और एवरेज हमारे राज्य में प्रति महीना 1 लाख लोग इस टेलीमेडिसिन के सिस्टम से, गांव में बैठा हुआ आदमी भी पटना एम्स के बैठे हुए डॉक्टर से सलाह और सुझाव लेके अपना इलाज कराता है। और हमारा जो बड़ा अस्पताल है वहां बैठे हुए लोगों से इलाज कर, हर महीने औसतन 1 लाख लोग। और ये सिस्टम पूरे देश में अब बढ़ रहा है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर से एडवाइस लें। जो डॉक्टर नीचे ग्राउंड पे बैठा हुआ है उसको भी लगता है कि थोड़ा अपने सीनियर से हम कंसल्टेंसी कर लेंगे तो उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हम जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो सही है और हम सही में मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अपने पेशेंट को। तो आज ये चीजें देश के अंदर काफी बढ़ रही हैं। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड मेडिकल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज, इस पर भी आज पूरी दुनिया का फोकस हुआ है, देश का फोकस हुआ है। और हमारे देश के अंदर भी टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज पिछले 2 साल में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सरकारी सिस्टम में, गवर्नमेंट सिस्टम में चीजों को नियंत्रण में रखना, व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से चलाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे जहां तक जानकारी है, बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने, अभी हमने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है। हमारा जो सेक्रेटेरिएट है, उस सेक्रेटेरिएट सचिवालय का एक इतना ही बड़ा वॉल है, जितना बड़ा ये यहाँ पे बैकड्रॉप लगा हुआ है, इतने बड़े वॉल पे ऐसा ही स्क्रीन है। और हम अपने अस्पतालों में CCTV कैमरा लगा के रखते हैं और वहाँ OPD कैसे चल रहा है, हॉस्पिटल का सिस्टम कैसे चल रहा है, हॉस्पिटल के अंदर किस कुर्सी मेज भी ठीक से हैं कि नहीं, चूंकि सरकारी अस्पताल में वो भी देखना पड़ता है, पंखा भी ठीक से चल रहा है कि नहीं, उस पर भी नजर रखनी पड़ती है, नहीं तो पता लगेगा कि पंखा टंगा तो है, चलता नहीं। तो सरकार के सिस्टम को हर जगह हम लोग को बिहार में कहते हैं नट वाल्टू को टाइट रखना पड़ता है। तो एक एक चीज की मॉनिटरिंग, आज हमारे कमरे में मतलब एक हॉल जैसा जो बनाया है, वहाँ 40 लोग बैठ के बिहार के हेल्थ सर्विसेज को कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अगले 1 साल में हमारा जो PHC है, मतलब जो ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल है, वो सब उसके अंदर आ जाएगा और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वो इस तरीके से काम करेगा। तो इससे भी जो हमारे हेल्थ सर्विसेज का क्वालिटी है, वो क्वालिटी इंप्रूव करेगा। नॉट केवल ये कि हमको एडमिनिस्ट्रेटिवली केवल देखना है कि डॉक्टर हैं कि नहीं, पैरामेडिक्स है कि नहीं, OPD हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी भी इससे इंप्रूव करता है और अल्टीमेटली जो सोसाइटी है उसको इसका लाभ मिलता है। वो काम भी हम कर रहे हैं। इस कोरोना के समय में ये भी ध्यान में आया कि नंबर ऑफ बेड्स बढ़ने चाहिए अस्पतालों के अंदर। जितने बेड्स थे, शायद ये दिल्ली उसका गवाह है कि हम लोग टीवी में देखते थे कि कैसे मरीज को क्यू में आना पड़ता था एडमिशन लेने के लिए। मतलब नंबर ऑफ बेड चाहिए, हॉस्पिटल बढ़ना चाहिए। और इस दिशा में भी ये जो
15 फाइनेंस कमीशन का या ACRP का पैकेज है, उसके तहत ये नंबर ऑफ बेड्स भी हर लेवल पे बढ़ रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सब डिविजनल हॉस्पिटल हो, सब जगह बढ़ रहे हैं। और आप सब लोग को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसी में बिहार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। जहां तक मुझे जानकारी है, दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल पटना के अंदर PMCH बन रहा है और 5,462 बेड 5,462 बेड्स का PMCH बनने का काम पिछले 15 महीनों से चल रहा है। PMCH का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। वो एक समय में पूरा उस क्षेत्र का बहुत बड़ा अस्पताल होता था, 1927 का बना हुआ अस्पताल है, लेकिन अभी वो 1800 बेड का हॉस्पिटल हमारा था। जब ये बेड्स बढ़ने चाहिए, सारे चीज होने चाहिए, पहले से हम लोग सोच रहे थे कि PMCH को थोड़ा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाना है। तो बिहार की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और हमने ये निर्णय किया कि पटना में देश का सबसे बड़ा नहीं, दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल हम लोग बनाएंगे। शायद हांगकांग में कोई हॉस्पिटल 10,000 बेड का है और बिहार में 5,462 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। मैं सोच रहा था इतना बार 5,462 बोल रहा हूं, आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे? ये बहुत बड़ी बात है जी। और मैं इस दिल्ली के फोरम पे इसलिए बोल रहा हूं कि बिहार के बारे में भी आइडिया चेंज होना चाहिए। बिहार वो करता है जो देश में आगे होता है। नहीं तो मैं जब यहां बोलने आया हूं तो लोग सोचेंगे तो बिहार का मिनिस्टर आया है, तो बिहार तो बड़ा, लेकिन बिहार अब वैसा नहीं है, बिहार अब ऐसा है। तो ये चीजें हमको परिस्थितियों ने सिखाया है, ये चीजें पीछे के 2 साल की घटनाओं ने हमको सिखाया और आवश्यकताओं को बताया कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। और मैं बार बार अपने लीडरशिप को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, जो भी विभिन्न राज्यों के अंदर लीडरशिप काम कर रहा है गवर्नमेंट के अंदर, सबको ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हर जगह पे हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम सब लोग अच्छे तरीके से देश के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में लगे हुए हैं। और स्वास्थ्य का मतलब ही चिकित्सक होता है, बिना चिकित्सक के तो कोई स्वास्थ्य सेवा हो ही नहीं सकता। कितना भी सुंदर बिल्डिंग बना दीजिए, कितना भी कॉस्टली इक्विपमेंट्स लाके लेटेस्ट इक्विपमेंट्स डाल दीजिए, कितना भी स्पेशलाइज्ड एकदम पैरामेडिक्स से लेकर नर्सेज डाल दीजिए, लेकिन एक डॉक्टर साहब नहीं होंगे तो वो सैकड़ों स्टाफ बेकार हो जाता है। वो एक डॉक्टर ही 100 लोगों को गाइड करता है और आप सब वैसे लोग हैं। और आप सब लोगों का जो विशेष दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, आज उसकी पूर्व संध्या पर हम सब लोग इकट्ठा हुए। मैं इकोनॉमिक टाइम्स को अपनी ओर से धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं कि आपने इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के नाते मुझे यहां आमंत्रित किया। देश के ऐसे नामी गिरामी चिकित्सकों के साथ वार्ता करने का अवसर दिया, अपनी भाव और भावनाओं को व्यक्त करने का, विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं हृदय से इकोनॉमिक टाइम्स के संपूर्ण संपादक और सभी जो प्रबंधन के लोग हैं, मैं सभी को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये अवसर दिया जिसमें हम अपनी बातों को आप सब लोगों के सामने रख पाए। आप सब लोगों से मिलके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन ऐसे किसी का अचानक टेस्ट मत लीजिएगा कि आते डैश पर ला दीजिएगा, थोड़ा 5 मिनट। खैर, मुझे जो भी बातें तात्कालिक लगी और इस डॉक्टर्स डे पे मुझे जो लगा कि आपके साथ बातों को शेयर करना चाहिए, वो मैंने शेयर किया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।